सोचिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य लिख रहे हैं। एक ऐसे कमरे में बैठकर जहां से कुछ ही दूरी पर पूरा देश बंटवारे की आग में जल रहा है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, शरणार्थियों की कतारें लंबी हैं, अंधहीन कतारें, बिल्कुल। हाँ, और हवा में आजादी की खुशी से ज्यादा कह सकते हैं कि खून की गंध है। और इसी भयंकर तूफान के बीच आपको ये तय करना है कि ये नया घायल देश आखिर चलेगा कैसे। ये कोई छोटी चुनौती नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्रोत है ना, वे हमें ठीक उसी कमरे के भीतर ले जाते हैं, मतलब संविधान सभा के उन ऐतिहासिक गलियारों में। सही कहा। श्रोताओं के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान केवल कुछ वकीलों ने एक शांत वातानुकूलित कमरे में बैठकर नहीं लिखा था। एकदम सही। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज उस भयंकर उथल-पुथल, दंगों और एक नए राष्ट्र की अनगिनत उम्मीदों के बीच कैसे गढ़ा गया। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि संविधान के पन्नों पर आखिर क्या लिखा है, बल्कि ये डिकोड करना है कि वे निर्णय क्यों लिए गए। बिल्कुल। संविधान सभा के भीतर जो कुछ भी हो रहा था ना, जो भी तीखी बहसें चल रही थीं, उसे आप बाहर की घटनाओं से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब बाहर का असर अंदर हो रहा था। 100%। बाहर जो रक्तपात और अनिश्चितता का माहौल था, उसी ने अंदर के हर एक फैसले, हर एक कानून को आकार दिया। तो बाहर जो हो रहा था उसका सीधा असर इस बात पर पड़ा कि कमरे के अंदर सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। हाँ। अगर हम 1947 के उस दौर को देखें तो अगस्त में सत्ता हस्तांतरण के साथ ही कलकत्ता और उत्तरी भारत में जो भयंकर दंगे भड़के, वो कोई छोटी मोटी घटना तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं, वे बहुत बड़े पैमाने पर थे। वे दंगे सीधा ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या ये नया देश एक साथ रह भी पाएगा या फिर से टूट जाएगा। और देखिए, इस असुरक्षा की भावना के पीछे केवल विभाजन का दर्द नहीं था। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो जनता के जहन में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की यादें एकदम ताजा थीं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था। और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का सशस्त्र संघर्ष और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का जो भारी विद्रोह हुआ था ना। अच्छा, नौसेना का विद्रोह। हाँ, उसने पूरे देश में एक उग्र और विद्रोही राष्ट्रवाद भर दिया था। हर तरफ मजदूर हड़ताल कर रहे थे, किसान आंदोलन उग्र हो रहे थे। बाप रे। तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि अब वे भारत पर बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते। लेकिन इस जल्दबाजी में जो उन्होंने सत्ता छोड़ी, उसने एक बड़ा शून्य, एक वैक्यूम पैदा कर दिया था। ये तो कुछ ऐसा था जैसे आप किसी खेल के नियम तब लिख रहे हो जब खिलाड़ी पहले से ही मैदान पे उतरकर एक दूसरे से खून खराबा कर रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी बीच देसी रियासतों का भी तो एक अलग ही नाटक चल रहा था ना। अरे हाँ, वो तो एक अलग ही सिरदर्द था। स्रोतों से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा नवाबों और राजाओं के नियंत्रण में था। यही वो चुनौती थी जिसने स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन 500 से अधिक रियासतों को ये छूट दे दी गई कि वे चाहें तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। हाँ, या फिर स्वतंत्र रहें। और कुछ महाराजा तो एक खंडित भारत में अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र सत्ता का सपना ही देख रहे थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब संविधान सभा के सदस्य बैठकर भारत की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तो उन्हें ये डर लगातार सता रहा था कि कल को ये भारत बचेगा भी या नहीं। बिल्कुल। या फिर कई छोटे छोटे देशों में बिखर जाएगा। मैं सोच रही थी कि शायद इसीलिए उन्होंने राज्यों को ज्यादा ताकत देने के बजाय एक बहुत ही मजबूत केंद्र सरकार पर इतना जोर दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। ये बाहरी तूफान की ही तो सीधी प्रतिक्रिया थी। वे किसी भी कीमत पर देश को दोबारा टुकड़ों में बंटने नहीं देना चाहते थे। और इस डर और असुरक्षा के माहौल ने ही ये भी तय किया कि उस संविधान सभा में बैठेगा कौन। अच्छा, चुनाव की बात कर रहे हैं आप। हाँ, स्रोतों में एक बहुत ही अहम तथ्य ये है कि इस सभा का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब हर वयस्क नागरिक के सीधे वोट से नहीं हुआ था। हाँ, मैंने भी स्रोत में ये पढ़ा। बाहर जो दंगे हो रहे थे और जो राजनीतिक अस्थिरता थी, उसके कारण पूरे देश में सीधे चुनाव कराना तो लगभग असंभव ही था। एकदम असंभव। तो फिर चुनाव हुए कैसे और अंदर पहुंचा कौन? देखिए, 1945-46 की सर्दियों में प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे। और फिर उन प्रांतीय संसदों ने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अच्छा,
मतलब जनता ने सीधे नहीं चुना। नहीं, और अब चूंकि मुस्लिम लीग ने शुरुआत में ही सभा का बहिष्कार कर दिया था, हाँ, वो तो अलग हो गए थे, और समाजवादी समूह भी शुरुआत में से दूर ही रहे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा में 82% सदस्य केवल एक ही पार्टी के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बिल्कुल 82%। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा विचार आता है मेरे मन में, अगर 82% सदस्य एक ही पार्टी के हैं, तो फिर बहस किस बात की? सबने एक सुर में हाँ मिलाई होगी। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। कांग्रेस खुद कोई एक विचारधारा वाला समूह नहीं थी। वो तो एक बहुत बड़ा छाता थी, एक अम्ब्रेला, जिसके नीचे कई परस्पर विरोधी विचारधाराएं पल रही थी। परस्पर विरोधी मतलब एक ही पार्टी में लोग एक दूसरे के खिलाफ थे? हाँ, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता थी उस समय। उस 82% के भीतर ही कुछ पक्के समाजवादी थे, जो शायद जमींदारी खत्म करना चाहते थे। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे रूढ़िवादी भी थे जो संपत्ति के अधिकार की पुरजोर वकालत कर रहे थे। कुछ सदस्य सांप्रदायिक दलों के विचारों से मेल खाते थे, तो कुछ पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे। मतलब पूरा देश ही एक तरह से उस कमरे में था। एकदम। और राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे संघर्ष के दौरान उन्होंने एक ही छत के नीचे आपस में तीखी बहस करना और अंततः एक समझौते पर पहुंचना सीख लिया था। क्या बात है। स्रोतों में वैसे 6 प्रमुख चेहरों का जिक्र है जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को दिशा दी। हाँ, मुख्य रूप से 6 लोग। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये 3 तो कांग्रेस के दिग्गज थे ही। हाँ, और इनके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत अहम भूमिका थी उनकी। और अम्बेडकर के साथ KM मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे बेहतरीन कानूनी दिमाग भी थे। लेकिन इन नेताओं के अलावा 2 बहुत ही अहम अधिकारियों की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, कौन थे वो? जो पर्दे के पीछे से पूरी मशीनरी चला रहे थे। पहले थे BN राव, संवैधानिक सलाहकार। जी, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और एक शुरुआती ढांचा तैयार करके दिया। और दूसरे थे SN मुखर्जी, जो मुख्य योजनाकार थे। मुझे मुखर्जी का काम बहुत दिलचस्प लगता है। कैसे? मतलब सभा में जो भी राजनीतिक आदर्श या दार्शनिक बातें तय होती थीं, उसे एक ऐसी जटिल और स्पष्ट कानूनी भाषा में ढालना जिसमें कोई लूप होल न बचे, ये मुखर्जी की ही जिम्मेदारी थी ना? बिल्कुल सही। विचारों को एक बाध्यकारी कानून में बदलना कोई आसान काम नहीं था, जाहिर है। और विचारों की इस नींव को सबसे मजबूती से रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। ये तारीख बहुत खास है। बहुत खास। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पेश किया। हाँ, ये केवल एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट था, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। जी। स्रोत बताते हैं कि नेहरू का वो भाषण बहुत ही भावपूर्ण था, बहुत ही प्रभावशाली। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण को दुनिया के महान ऐतिहासिक संघर्षों से जोड़ा। मतलब उन्होंने अमेरिकी क्रांति का जिक्र किया, फ्रांसीसी क्रांति की उस प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट की शपथ को याद किया, जहां आम लोगों ने राजा के खिलाफ खड़े होकर नया संविधान बनाने की कसम खाई थी। और रूसी क्रांति की भी बात की थी उन्होंने। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोतों में मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। क्या बात? इतनी क्रांतियों की बात करने वाले नेहरू ने इस प्रस्ताव में लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक शब्द को ही गोल कर दिया। हाँ, ये बहुत से लोगों को अजीब लगता है। मैं यही सोच रही थी कि क्या वो लोकतंत्र नहीं चाहते थे? देखिए, ये सवाल उस समय भी सभा में गूंजा था। कुछ सदस्यों ने बाकायदा आपत्ति जताई कि लोकतांत्रिक शब्द का ना होना एक बड़ी चूक है। तो नेहरू ने क्या जवाब दिया? नेहरू का तर्क बहुत ही स्पष्ट था। उन्होंने समझाया कि गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द में लोकतंत्र की भावना पहले से ही निहित है। अच्छा। इसलिए वे एक ही बात को दोहराने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं थी ना। मुझे लगता है कि नेहरू शायद ये संदेश देना चाहते थे कि हम सिर्फ अंधाधुंध पश्चिम की नकल नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नेहरू ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। क्या बात है। वे पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक ऐसा अनूठा मिश्रण बनाना चाहते थे जो विशेष रूप से भारतीय समाज के अनुकूल हो। मतलब हमारा अपना मॉडल। हाँ, उनका मानना था कि पश्चिमी देशों को भी अपनी प्रणाली में समय समय पर बदलाव करने पड़े हैं।
कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो होता नहीं। तो भारत जो भी व्यवस्था बनाएगा वो भारतीय जनता के स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि किसी विदेशी मॉडल की कॉपी। ठीक बात है। तो नेहरू कह रहे थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम एक संप्रभु गणराज्य हैं जो अपने फैसले खुद लेगा। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? हम 1946 की सर्दियों की बात कर रहे हैं ना? हाँ। अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सत्ता तो जा चुकी थी, लेकिन 1946 के अंत में तो अंग्रेज यहीं थे। अरे बिल्कुल यही थे। अंतरिम सरकार काम तो कर रही थी, लेकिन तकनीकी रूप से वाइसरॉय ही उसका प्रमुख था। तो इस सभा की असली कानूनी हैसियत क्या थी? क्या ये वाकई आजाद थे? यही वो वैचारिक टकराव था जिसने एक बहुत तीखी बहस को जन्म दिया। कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने ठीक इसी दुखती रग को पकड़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर बहुत ही कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। बाप रे। और पूरी तरह से ब्रिटिश बंदूकों के साए में काम कर रही है। उनका तर्क था कि सत्ता का नियंत्रण अभी भी लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के हाथों में। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपने सपनों का नया घर डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पुराना मकान मालिक अभी भी उसी घर के लिविंग रूम में कुर्सी डालकर बैठा है। एकदम सही। और आपके पैसे, आपके बजट का पूरा नियंत्रण उसी के पास है। ऐसे में आप खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? तो नेहरू ने इस गंभीर आरोप का क्या जवाब दिया? देखिए, नेहरू एक यथार्थवादी राजनेता थे। अच्छा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि अंग्रेजों ने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें लगाई हैं, या इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। ये तो एक सच्चाई थी। तो फिर उनका बचाव क्या था? उनका जवाब बहुत ही दार्शनिक और गहरा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि सरकारें केवल सरकारी कागजों, संधियों या राज्यपत्रों से नहीं बनती। सरकारें जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। सत्ता का असली स्रोत ब्रिटिश सरकार का कोई कागज नहीं है, बल्कि वे भारतीय जनता है जिन्होंने उन्हें वहां भेजा है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। बिल्कुल। सत्ता का स्रोत भले ही जनता हो, लेकिन जब हम उस समय के भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि इस जनता में आखिर कौन कौन शामिल है। हाँ। ये सबसे अहम सवाल था। बिल्कुल। और अलग अलग समूहों के अधिकार क्या होंगे, और यहीं पर उस बाहरी तूफान यानी विभाजन के दर्द ने कमरे के अंदर की सबसे भयंकर और संवेदनशील बहस को जन्म दिया। आप पृथक निर्वाचिका या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बहस की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सभा पूरी तरह से बटी हुई थी। मैंने स्रोत में पढ़ा कि मद्रास के एक सदस्य थे बी पोकर बहादुर। उन्होंने बहुत मजबूती से ये तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को एक बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले देश की राजनीति में सार्थक हिस्सेदारी देने के लिए पृथक निर्वाचिका अनिवार्य है। उनका मानना था कि एक समुदाय की वास्तविक जरूरतों को केवल उसी समुदाय का चुनाव व प्रतिनिधि ही समझ सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव का जो विरोध हुआ वो बहुत ही प्रचंड था। आरवी धुलेकर ने तो इसे सीधे तौर पर अंग्रेजों की चाल बता दिया। बिल्कुल, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति, जिसका उद्देश्य केवल भारतीयों को आपस में लड़ाना था। और सरदार पटेल ने, उनकी प्रतिक्रिया तो बहुत ही कड़ी थी। पटेल का गुस्सा अकारण नहीं था। उन्होंने तो इसे सीधा विष या जहर कह दिया था। एक ऐसा जहर जिसने देश के टुकड़े कर दिए। हाँ, उन्होंने इस व्यवस्था के परिणाम अपनी आंखों से देखे थे ना। 1909 के मौर्य मिंटो सुधारों से जो धर्म के आधार पर अलग चुनाव की नींव पड़ी थी, उसने दशकों तक दोनों समुदायों के बीच एक ऐसी खाई खोदी जिसका अंत सीधे तौर पर विभाजन और लाखों लाशों के रूप में सामने आ रहा था। बहुत भयानक। पटेल ने साफ कहा कि अगर इस देश को शांति चाहिए तो इस व्यवस्था को फौरन और हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए स्रोत में गोविंद वल्लभ पंत का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तर्क सामने आता है। पंत का तर्क वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था बहुसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि खुद अल्पसंख्यकों के लिए ही आत्मघाती है, मतलब सुसाइडल है। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल किया था, हवाबंद कमरा, यानी एयर टाइट रूम। एयर टाइट रूम। वो मूल रूप से कह रहे थे कि अगर अल्पसंख्यक खुद को एक अलग राजनीतिक डिब्बे में बंद कर लेंगे तो वे मुख्य धारा से हमेशा के लिए कट जाएंगे। मतलब उन्हें हवा के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। एकदम सही। और ये बात केवल पंत या पटेल ही नहीं कह रहे थे। और कौन कह रहा था? बेगम एजाज रसूल जैसी कई प्रमुख मुस्लिम नेता भी इस बात से पूरी तरह सहमत थीं। अच्छा, मुस्लिम नेता भी इसके खिलाफ थी? जी।
उनका भी यही मानना था कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को एक अलग थलग समूह ही बनाए रखेगी और वे कभी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक ताने बाने का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेचीदा बात है। क्या? पंत ने कहा कि अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में आना चाहिए। एक निष्ठावान नागरिक, मतलब लॉयल सिटीजन होने की उनकी ये शर्त उस समय के असुरक्षित अल्पसंख्यकों को डरा भी तो सकती थी। ये डर स्वाभाविक था। तो उन्होंने एक निष्ठावान नागरिक को कैसे परिभाषित किया, जो इस पूरी बहस का केंद्र बन गया? पंत का जो दृष्टिकोण था ना, वो राज्य की एकता पर केंद्रित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सच्चे लोकतंत्र में नागरिक की प्राथमिक निष्ठा राज्य के प्रति होनी चाहिए, यानी स्टेट के प्रति, ना कि सिर्फ अपने धर्म या समुदाय के प्रति। बिल्कुल। उनका बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है, डिवाइडेड लॉयल्टी। हाँ, उनका मानना था कि अगर हर समूह केवल अपने संकीर्ण हितों के बारे में सोचेगा तो लोकतंत्र नाम की नाव डूब जाएगी। एक व्यक्ति को अपने समुदाय के चश्मे से दुनिया देखना बंद करना होगा और एक नागरिक के रूप में सोचना शुरू करना होगा। तो एक तरफ धर्म और समुदाय के आधार पर राजनीतिक अधिकारों की ये लंबी बहस चल रही थी। हाँ। लेकिन तभी स्रोतों के अनुसार कुछ सदस्यों ने अल्पसंख्यक शब्द का पूरा चश्मा ही बदल दिया। ये इस चर्चा का एक बहुत ही, कह सकते हैं, आंखें खोलने वाला हिस्सा है। उन्होंने बहस को राजनीति से उठाकर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की जमीन पर ला खड़ा किया। यहाँ एनजी रंगा की बात बहुत प्रासंगिक हो जाती है। बिल्कुल। एनजी रंगा एक किसान आंदोलन के नेता थे और उन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर कहा कि असली अल्पसंख्यक हिंदू या मुसलमान नहीं है। तो कौन है? असली अल्पसंख्यक इस देश की शोषित, गरीब और दबी कुचली जनता है। रंगा का तर्क विशुद्ध रूप से आर्थिक था। चलिए इसे खोलकर समझते हैं श्रोताओं के लिए। रंगा असल में कह क्या रहे थे? बताइए। ये ऐसा है जैसे आप किसी बहुत ही भूखे इंसान को एक शानदार रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर मेन्यू पढ़ने का कानूनी अधिकार तो दे दें, ये भी लिख दें कि उसे अंदर जाने की आजादी है, लेकिन उसे उस रेस्टोरेंट से खाना खरीदने के लिए पैसे ना दें। बहुत खूब। रंगा उसी पैसे यानी एक आर्थिक सीढ़ी की बात कर रहे थे। हाँ। उनका तर्क था कि गांव में साहूकारों और जमींदारों से पीड़ित आम आदमी के लिए भाषण की आजादी या सभा करने की आजादी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हो। एकदम। बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक अधिकार केवल कागजी शेर बनकर रह जाते। बिल्कुल सही। और इसी वैचारिक जमीन पर जयपाल सिंह मुंडा ने एक आदिवासी के नजरिए से जो बात रखी, उसने भी तो सभा को हिलाकर रख दिया था। जयपाल सिंह एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि कैसे पिछले 6000 सालों से उनके लोगों यानी आदिवासियों को अपमानित और शोषित किया गया है। जयपाल सिंह केवल आदिवासियों के लिए राजनीतिक आरक्षण नहीं मांग रहे थे ना? नहीं, उनका दायरा बहुत बड़ा था। वे तो उस ऐतिहासिक अन्याय की पहचान मांग रहे थे जिसे मुख्य धारा के समाज ने हमेशा नजरअंदाज किया था। आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि तथाकथित सभ्य समाज ने आदिवासियों को हमेशा पिछड़ेपन का प्रतीक माना है। उन्होंने बताया कि कैसे नए मुक्त बाजार और औद्योगिकरण के नाम पर व्यापारी आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता में धकेल रहे हैं। जी, जयपाल सिंह की इन दलीलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आदिवासियों को सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बल्कि अपने जल, जंगल और जमीन पर संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। तो ये जो आवाजें थीं, चाहे वे एनजी रंगा की हो या जयपाल सिंह की, इन्होंने पूरे संविधान के उद्देश्य को ही पलट दिया। बिल्कुल, एक नई दिशा दे दी। ये सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का या कुछ वकीलों का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने का एक हथियार बन गया, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। हाँ, इसने ये सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में भारत का संविधान समाज के सबसे निचले तबके को भी ऊपर उठाने का काम करेगा। और देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये 11 लंबे सत्रों, 165 दिनों की बैठकों और हर एक शब्द, हर एक अल्प विराम पर हुई भारी बहस का नतीजा था। बाप रे, कितनी मेहनत! सभा के भीतर गहरे मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद एक साझा और लोकतांत्रिक भविष्य की कल्पना करने की जो इच्छा शक्ति थी ना, उसी ने इस संविधान को जन्म दिया। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत का संविधान महज कुछ विदेशी दस्तावेजों की नकल नहीं था,
एग्जैक्टली जैसे कि कुछ आलोचक अक्सर कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये उस खूनी विभाजन, गहरी सामाजिक खाइयों और पूरी तरह से परस्पर विरोधी विचारों के बीच संतुलन खोजने का एक, कह सकते हैं, अभूतपूर्व और साहसिक प्रयास था। एक ऐसा प्रयास जिसने एक नए युग की नींव रखी। बिल्कुल। उस तूफान में जो ढांचा बना वो इतने मजबूत इरादों से बना था कि आज भी वो काम कर रहा है। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण ने हमें उस दौर की जटिलताओं के बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। स्रोतों से गुजरते हुए और संविधान सभा के उन गलियारों की गूंज सुनते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी, जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1947 में था। हाँ, संविधान सभा में जब अलग निर्वाचिका की बहस चल रही थी तो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि एक लोकतंत्र में व्यक्ति को केवल अपने समुदाय के रूप में सोचने की आदत छोड़नी होगी और एक नागरिक के रूप में सोचना होगा। खंडित निष्ठा या डिवाइडेड लॉयल्टी का मुद्दा। बिल्कुल। आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि दशकों बाद भी क्या हमने सच में एक नागरिक के रूप में सोचना सीख लिया है, या हम आज भी उसी खंडित निष्ठा के बीच झूल रहे हैं जिसका डर उन संविधान निर्माताओं को उस भयंकर तूफान के बीच सता रहा था। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।